हेलो स्टूडेंट्स, अपने गति मोशन के बारे में पढ़ा था जो रीट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग था। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बल पढ़ेंगे, लेकिन इस बल को समझने के लिए पहले गति समझना महत्वपूर्ण है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पिछले जो वीडियो हैं वो निश्चित रूप से देखिए ताकि आज का जो टॉपिक है वो अपने अच्छी तरह से समझ में आ पाए। तो अपने पढ़ेंगे बल। फोर्स। बल क्या है? बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। अपने और थोड़ी सी अच्छी तरह से इसकी परिभाषा पढ़ें तो बल क्या है? बल एक वह भौतिक साधन है। बल एक ऐसा भौतिक साधन है जो स्थिर वस्तु को गतिशील या गतिशील वस्तु को स्थिर करता है या ऐसा करने का प्रयास करता है। ऐसा करने का प्रयास करता है। तो बल क्या चीज़ है? बल अपने पास एक ऐसा फिजिकल अपने पास क्या है? साधन है, भौतिक साधन है जो क्या करता है? स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है या गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकता है या उसकी गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ऐसा करने का प्रयास करता है। देखिए, अपने किसी बॉल पे किक मारते हैं, बॉल क्या करती है? गति करती है। विरामावस्था में थी और वो गतिशील हो जाती है। अगर वही किक अपने दीवार पे मारें, दीवार गति नहीं करेगी, लेकिन अपने क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। तो उस प्रयास को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो बल एक ऐसा भौतिक साधन है। सिंपल से तरीके से खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। लेकिन थोड़ा सा और अच्छी तरह से इसको डिफाइन करें तो बल एक ऐसा भौतिक साधन है जो क्या करता है? स्थिर वस्तु को गतिशील या गतिशील वस्तु को स्थिर करता है या ऐसा करने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अब बल जो है, बल की जानकारी के लिए अपने को किन किन बातों की आवश्यकता होती है? नंबर 1, बल के परिमाण के बारे में अपने को पता होना चाहिए। बल का परिमाण अपने को पता होना चाहिए। दूसरा अपने पास क्या है? बल की दिशा बड़ी महत्वपूर्ण है। बल की दिशा का अपने को ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा जो है वो है कि जिस बिंदु पर बल लगता है उस बिंदु की अपने को जानकारी होनी चाहिए। यानी जिस बिंदु पर बल लगता है उसकी अपने को क्या होनी चाहिए? जानकारी अपने पास होनी चाहिए। यानी ये 3 बातें जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है बल के लिए। एक तो बल का परिमाण, एक उस बल की दिशा क्या है, तीसरा जिस बिंदु पर अपने उसको अप्लाई कर रहे हैं उस बिंदु के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो ये अपने पास बल के बारे में। अब आता है बल के प्रकार। बल को अपने क्या करते हैं? 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। बल की प्रकृति के आधार पर अपने बल को कितने भागों में बांट देते हैं? 2 भागों में बांट देते हैं। नंबर 1, संपर्क बल या इनको बोल सकते हैं अपने पेशीय बल। संपर्क बल या पेशीय बल। संपर्क बल क्या होते हैं? ये ऐसे बल हैं जो किसी वस्तु को छूकर या स्पर्श करके ही लगाए जा सकते हैं। यानी जब ये बल अपने लगाते हैं तो अपने को क्या करना पड़ता है? अपनी मांसपेशियां जो है वो बल आरोपित करती है। जैसे अपने किसी दीवार के धक्का दे रहे हैं तो अपने मांसपेशियां क्या होती है? सिकुड़ती और फैलती है। तो मांसपेशियों के द्वारा बल लगाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? पेशीय बल। दूसरा, ये सिर्फ संपर्क से ही लग सकता है। जैसे अपने किसी बॉल को किक करते हैं, बॉल को किक किया, इसका मतलब उस बॉल को अपने क्या किया? टच किया, स्पर्श किया।
तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स यानी संपर्क बल कहते हैं। जैसे अपने पास क्या है, फुटबॉल जो है, फुटबॉल को किक मारना, ठीक है। धनुष जो है, धनुष से अपने क्या करना है, बाण छोड़ना, तीर को छोड़ना, धनुष से तीर को छोड़ना। तीर जब छोड़ेंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उस पर संपर्क बल लगाना पड़ेगा और संपर्क बल के द्वारा ही अपने उस तीर को छोड़ सकते हैं। तो जहां कांटेक्ट हो, कांटेक्ट के द्वारा बल लगे, उससे क्या कहते हैं अपने संपर्क बल, या ये पेशीय बल होते हैं जो पेशीय बलों के द्वारा लगाए जाते हैं। दूसरा अपने पास है दूरी पर कार्यरत बल। दूरी पर कार्यरत बल, दूरी पर कार्यरत बल क्या है, ये ऐसे बल होते हैं जिनमें दो वस्तुओं के मध्य भौतिक संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे इसमें अपने पास क्या संपर्क की आवश्यकता होती है, कॉन्टैक्ट मस्ट होता है। इनमें क्या है, कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब भौतिक संपर्क की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कैसे, जैसे अपने पास क्या है, ये चुंबक है, ये अपने पास चुंबक है, ये अपने पास लोहे का बुरादा है, लोहे का बुरादा है। ये चुंबक क्या करती है, इस लोहे के बुरादे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब ये आकर्षित कर रही है तो इसमें आपस में कांटेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी इनका संपर्क होना कोई जरूरी नहीं है, ये दूरी पर ही ये कार्य कर रहा है। तो चुंबकीय बल जो है, चुंबकीय बल ये दूरी पर कार्यरत बल हो गया। इसी तरह से विद्युत बल जो है, विद्युत बल जो होता है वो भी दूरी पर कार्यरत बल होता है, इसमें भी कांटेक्ट करना कोई जरूरी नहीं होता, ये दूरी से ही कार्य करता है। इसी तरह से जैसे ये पेन है, इस पेन को अपने गिराते हैं, पेन को गिराते हैं, ये पृथ्वी की तरफ गति कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इसको अपनी तरफ खींच रही है, जबकि संपर्क नहीं है। तो तीसरा अपने हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये ऐसे बल हैं जो दूरी पर कार्यरत बल होते हैं, यानी इसके लिए भौतिक संपर्क की कहीं आवश्यकता नहीं होती है। तो अपने बलों को मोटे रूप में कितने भागों में बांट देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। एक तो संपर्क बल या पेशीय बल। संपर्क बल या पेशीय बल जो है वो ऐसे बल होते हैं जो अपने दो वस्तुओं के संपर्क से ही लगते हैं, यानी दो वस्तुओं के संपर्क से ही इन बलों को लगाया जा सकता है। तो वो क्या कहलाता है, संपर्क बल या पेशीय। दूरी पर कार्यरत बल, इनमें दो वस्तुओं का भौतिक संपर्क हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे अपने पास क्या होता है, चुंबक जो है लोहे के बुरादे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो चुंबकीय बल जो है इनमें आपस में कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट हो ये जरूरी नहीं होता है। तो ये चुंबकीय बल है, विद्युत बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ये जो बल है ये अपने पास किस टाइप के हैं, दूरी पर कार्यरत बल होते हैं। अब अपने पास आता है जड़त्व। जड़त्व क्या चीज है, जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व इनर्शिया जिसको अपने कहते हैं। जड़त्व क्या चीज है, किसे कहते हैं जड़त्व। देखिए जड़त्व की खोज जो है, वैसे तो गति के बारे में आदिकाल से मानव जो है वो पढ़ता आ रहा है। अलग अलग समय पर अलग अलग बातें भी बताई गई थी। सबसे पहले अरस्तु ने बताया था कि किसी एक समान गति के लिए बल की आवश्यकता होती है। हालांकि बाद में ये स्टेटमेंट उसका नकार दिया गया और आजकल अपने इस तरह से पढ़ते हैं अरस्तु की भ्रामकता। अरस्तु की भ्रामकता का मतलब ये है कि वो भ्रामक विचार था, वो एक्चुअल में सही विचार नहीं था, लेकिन एक प्रयास था अरस्तु का कि उन्होंने गति के बारे में अध्ययन किया था। इसके बाद क्या था, गैलीलियो ने क्या है प्रायोगिक रूप से अध्ययन किया था और प्रायोगिक रूप से अध्ययन करके जड़त्व को परिभाषित किया था। तो जड़त्व है क्या चीज, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, इस गुण को जड़त्व कहते हैं। वस्तु का वह गुण जो उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। देखिए वस्तु का वह गुण जो उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध। अब स्थिति कैसे,
अगर वस्तु विरामावस्था में है तो वस्तु विरामावस्था में रहना चाहती है, और यदि वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो वह एक समान वेग से गतिशील रहना चाहती है। यानी अगर वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना चाहती है, यदि विरामावस्था की स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती है। इसी तरह से अगर वस्तु गतिशील है तो यह क्या रहना चाहती है, गतिशील रहना चाहती है। न तो अपने आप इसमें कोई परिवर्तन करना चाहती है और न ही अपने आप इस स्थिति में कोई परिवर्तन करना चाहती है। ये जो गुण है, इस गुण को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जड़त्व एक्चुअल में गुण है, प्रॉपर्टी है, गुण है, ठीक है। ये कोई भौतिक राशि नहीं है, गुण है तो कोई भी ये भौतिक राशि नहीं है। यानी वस्तु अपने विरामावस्था या गतिशील अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। अगर वो विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहना चाहती है, और अगर वो एक समान वेग से गतिशील है तो उसी एक समान वेग से गतिशील रहना चाहती है। हालांकि थोड़ी सी कंट्रावर्सी लगती है अपने को लगती है, उतनी नहीं है। क्या विरामावस्था का जड़त्व लागू होता है, विरामावस्था का जड़त्व दैनिक जीवन में लागू होता है, लेकिन गतिशील अवस्था का जड़त्व जो है वो दैनिक जीवन में देखने में नहीं आता है। कैसे? जैसे अपने पास एक पुस्तक है, उस पुस्तक को टेबल पे रख दिया, वो पुस्तक टेबल पे ही पड़ी रहेगी जब तक अपने उठाएंगे नहीं, यानी जब तक अपने उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं। मतलब वस्तु का वह गुण जो उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। यानी तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक अपने बाह्य बल उस पर आरोपित नहीं करेंगे। तो पुस्तक को अगर टेबल पे रखा हुआ है तो वह टेबल पे ही रहेगी जब तक कि अपने उसको उठाएंगे नहीं। तो ये क्या हो गया, स्थिर अवस्था का जड़त्व हो गया। गतिशील अवस्था का जड़त्व जो है वो दैनिक जीवन में सीधा सा लागू नहीं होता। उसका रीजन होता है, कारण क्या है। जैसे एक बॉल को लुढ़का दिया अपने फर्श पे, वो थोड़ी देर लुढ़कने के बाद रुक जाती है, जबकि इसके अकॉर्डिंग होना ये चाहिए था कि वो अनंत समय तक लुढ़कती रहनी चाहिए थी। वो वास्तव में अनंत समय तक लुढ़कती रहती अगर फर्श और उस बॉल के मध्य किसी तरह का कोई प्रतिरोधी बल नहीं लगता। एक्चुअल में क्या होता है, फर्श और उस बॉल के मध्य, गेंद के मध्य क्या होता है, घर्षण बल लगता है, और उस घर्षण बल की वजह से क्या होता है कि जो गतिशील वस्तु है वो धीरे धीरे अपनी गति में क्या होता है, उसकी कमी होती है और अंत में जाके वो रुक जाती है। इसलिए दैनिक जीवन में ऐसे लगता है जैसे गतिशील अवस्था का जड़त्व लागू नहीं होता। एक्चुअल में लागू होता है, लेकिन वो किसकी वजह से नहीं होता, घर्षण की वजह से, या बाह्य जो भी प्रतिरोधी बल है उन प्रतिरोधी बलों की वजह से नहीं होता है। तो ये जड़त्व अपने पास क्या होता है। अब बात ये आती है कि किसका जड़त्व अधिक होता है और किसका जड़त्व कम होता है। अपने एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सिंपल सा एग्जांपल अपने पास है, अपने पास एक कार है और एक ट्रक है, दोनों विरामावस्था में है। अपने इनको क्या करना चाहते हैं, गतिशील करना चाहते हैं। तो गतिशील करने के लिए अपने इनको धक्का देंगे तो अपने को पता है कि कार को दो व्यक्ति आसानी से धक्का देके चला सकते हैं, ट्रक को दो व्यक्ति जो है आसानी से धक्का देके नहीं चला सकते। या यूं कहें कि कार गतिशील है, ट्रक भी गतिशील है। कार को रोकना है, दो आदमियों ने पकड़ा, कार को रोक लिया, और ट्रक को दो आदमी पकड़ के नहीं रोक सकते, गतिशील ट्रक को। तो कारण क्या है, कारण ये है कि इसका द्रव्यमान कम है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है। यानी इसका द्रव्यमान जो है वो कम, कार का किसके कंपैरिजन में, ट्रक के। द्रव्यमान इसका क्या है, अधिक है। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान कम है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध कम कर रही है, जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध अधिक कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान की माप होती है। जड़त्व जो है वो द्रव्यमान की माप है। जड़त्व द्रव्यमान की माप होती है। यानी हल्की वस्तु, यानी कम द्रव्यमान वाली जो वस्तु होती है उसका जड़त्व कम होगा, और ज्यादा द्रव्यमान की जो वस्तु होगी उसका जड़त्व जो है वो ज्यादा होता है। तो ये अपने पास था जड़त्व क्या चीज है। अब आता है अपने पास न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम एक्चुअल में क्या था, गैलीलियो ने प्रायोगिक रूप से जड़त्व का अध्ययन किया था, और उसके आधार पर फिर न्यूटन ने क्या किया, गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। तो अपने पास क्या है, जड़त्व का न्यूटन के गति के नियम, गति के नियमों में अपने पास क्या है, गति के नियम।
प्रथम नियम या इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम या इसे क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या है ये प्रथम नियम या जड़त्व का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहती है, और यदि एक समान वेग से गतिशील है तो वह एक समान वेग से गतिशील रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। यानी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और यदि एक समान वेग से गतिशील है तो वह एक समान वेग से गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। तो ये अपने पास जड़त्व का नियम या प्रथम नियम कहलाता है, गति का प्रथम नियम। इस नियम को अपने 3 भागों में बांट देते हैं। प्रथम नियम या जो जड़त्व का नियम है इसे कितने भागों में बांट दिया जाता है? 3 भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन से? स्थिर अवस्था का जड़त्व, स्थिर अवस्था का जड़त्व। स्थिर अवस्था का जड़त्व क्या है? इस नियम के अनुसार स्थिर अवस्था का जड़त्व क्या कहता है? इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, या यूं कहें कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में पिंड विरामावस्था में रहता है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में पिंड विरामावस्था, यानी सिंपल सा तरीका ये होता है कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नंबर 1, विरामावस्था का जड़त्व क्या है? विरामावस्था का जड़त्व क्या कहता है? अपने बस में बैठे हैं और बस अचानक चलती है तो अपने को पीछे की तरफ क्या होता है? धक्का लगता है। जब बस चलती है तो एकदम से पीछे की तरफ क्या होता है? धक्का लगता है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि अपने शरीर का जो भाग बस के संपर्क में है वो भाग बस के साथ गतिशील हो जाता है, और शेष भाग जो हवा में था वो विरामावस्था में रहना चाहता है, इसलिए पीछे की तरफ क्या होता है? धक्का लगता है। जब अपने बस में बैठे होते हैं और बस अचानक चलती है तो स्थिर अवस्था के जड़त्व के कारण पीछे की तरफ धक्का लगता है। दूसरा अपने पास है, जब आंधी आती है तो पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ पौधों से क्या है? फल फूल झड़ जाते हैं। जब आंधी आती है तो क्या होता है? फल फूल झड़ जाते हैं। कारण क्या होता है? पेड़ पौधों से फल फूल क्यों झड़ते हैं? उसका कारण क्या है? क्योंकि जब आंधी आती है तो पेड़ पौधे हिलते हैं, टहनियाँ हिलती है, जबकि फूल और जो फल हैं वो उसी जगह विरामावस्था में रहते हैं। उसी जगह जब विरामावस्था में रहते हैं तो वो क्या होते हैं? पृथक पृथक हो जाते हैं और टूटकर नीचे गिर जाते हैं। तो जब आंधी आती है तो फल फूल विरामावस्था का जो जड़त्व है उस विरामावस्था के जड़त्व के कारण टूटकर पृथक हो जाते हैं। तीसरा, आपने देखा होगा कि जब अपने क्या करते हैं? कंबल पे डंडा मारते हैं। कंबल पे जैसे ही डंडा मारते हैं तो धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। उसका कारण क्या होता है? जैसे ही अपने कंबल के डंडा मारते हैं तो कंबल क्या होता है? डंडे के साथ गतिशील हो जाता है। जैसे ही डंडा मारेंगे कंबल जो है वो डंडे के साथ गतिशील हो जाएगा, जबकि उस पर चिपके हुए जो धूल के कण है वो वहीं रह जाते हैं, विरामावस्था के जड़त्व के कारण वहीं रह जाते हैं और वो नीचे गिरते हैं, और जब वो नीचे गिरते हैं तो धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। ये अपने पास विरामावस्था का जड़त्व था। अब अपने पास आता है गतिशील अवस्था का जड़त्व। दूसरा पार्ट अपने पास है गतिशील अवस्था का जड़त्व। गतिशील अवस्था का जड़त्व सिंपल सा है। इसी को अपने 3 पार्टों, यानी पहला जो नियम है इस पहले नियम को अपने 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला स्थिर अवस्था का जड़त्व, दूसरा गतिशील अवस्था का जड़त्व। अब ये क्या कहता है गतिशील अवस्था? यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहती है
रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। जैसे चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाए जाते हैं। जब चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाए जाते हैं तो उसमें बैठे जो यात्री होते हैं वो यात्री आगे की तरफ उन पे क्या होता है, धक्का लगता है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि जैसे बस के ब्रेक लगाते हैं तो बस के संपर्क में शरीर का जो भाग है वो विरामावस्था में आ जाता है। जो भाग हवा में है वो गतिशील रहना चाहता है। गतिशील रहना चाहता है तो आगे की तरफ धक्का लगता है, तो इसे गतिशील अवस्था का जड़त्व है। दूसरा ये, जब घुड़सवार घोड़े पे गति कर रहा हो और घोड़ा अचानक रुक जाए तो घुड़सवार आगे की तरफ गिर सकता है। उसका कारण भी क्या होता है? गतिशील अवस्था का जड़त्व होता है। तो गतिशील अवस्था के जड़त्व के कारण क्या होता है? इस तरह की दैनिक जीवन में घटनाएं घटित होती है। तीसरा अपने पास आता है दिशात्मक जड़त्व। तीसरा अपने पास है दिशात्मक जड़त्व। दिशात्मक जड़त्व क्या है? प्रत्येक वस्तु अपनी गति की दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्येक वस्तु अपनी गति की दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु अपनी गति की दिशा में परिवर्तन नहीं करती है। यानी जब तक आप बाह्य बल नहीं लगाते हैं, बाह्य बल नहीं लगाएंगे, वस्तु जो है वो अपनी गति की दिशा में परिवर्तन नहीं करती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल आपने देखा भी है कि जब अपने बस में गति कर रहे हैं और बस अचानक मोड़ लेती है, जब अपने बस में गति कर रहे होते हैं और बस अचानक क्या करती है? मोड़ लेती है। तब क्या होता है? जब मोड़ लेती है बस, जैसे बस ऐसे जा रही थी और अचानक बस मोड़ लेती है तो मोड़ के विपरीत दिशा में अपने झुक जाते हैं। यानी मोड़ के विपरीत दिशा में अपने झुक जाते हैं। उसका कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि अपने क्या करना चाहते हैं? अपने गति की दिशा में ही बने रहना चाहते हैं। जबकि जैसे ही बस ने टर्न लिया, जैसे ही बस मुड़ती है तो शरीर का जो भाग बस के संपर्क में है वो बस के साथ ही मुड़ जाता है। जो भाग हवा में था वो उसी दिशा में गतिशील रहना चाहता है, इसलिए बाहर की तरफ क्या होते हैं? अपने झुक जाते हैं। इसी तरह से अगर एक पत्थर को धागे से बांधकर वर्ताकार पथ में घुमाए और धागा अचानक टूट जाए, जैसे मान लो इस स्थिति में आके धागा टूट गया, तो पत्थर सीधा नीचे नहीं गिरता है। पत्थर क्या करता है? इसके स्पर्श रेखीय दिशा में, यानी ये अपनी गति की दिशा को बनाए रखना चाहता है, ये यहाँ आके गिरेगा, इस तरह से स्पर्श रेखीय दिशा में आकर गिरता है। मान लो आपने ऐसे घुमा रहे हैं इसको इस तरह से और यहाँ आके धागा टूट गया, यहाँ आके धागा टूट गया तो पत्थर ऐसे नहीं गिरेगा नीचे की तरफ, ये पत्थर ऐसे जाएगा और फिर इस तरह से नीचे गिरेगा। मतलब वो अपनी गति की दिशा को बनाए रखना चाहते हैं। ये होता है अपने पास दिशात्मक जड़त्व। इस तरह से गति का ये प्रथम नियम है, जिसे अपने प्रथम नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। इससे अपने 3 भागों में बांट सकते हैं: स्थिर अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था का जड़त्व और दिशात्मक जड़त्व। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है संवेग। संवेग क्या है? मोमेंटम। संवेग किसे कहते हैं? मोमेंटम क्या है? किसी गतिशील पिंड के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी गतिशील पिंड, कोई पिंड गतिशील है, उस गतिशील पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसे वेक्टर p के द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी अपने पास m द्रव्यमान का कोई पिंड है जो v वेग से गति कर रहा है, तब इस पिंड का जो संवेग है वेक्टर p इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा m वेक्टर v। किसी गतिशील पिंड के द्रव्यमान
और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। किसी गतिशील पिंड के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है उसे क्या कहा जाता है? संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि। मात्रक इसका, मात्रक अपने पास एसआई पद्धति में, मात्रक जो भी अपने लिख रहे हैं वो एसआई पद्धति में लिख रहे हैं, तो इसका मात्रक अपने पास क्या आ जाएगा? द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक अपने पास किलोग्राम, वेग, वेग का मात्रक था मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मात्रक अपने पास होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो किसी गतिशील पिंड के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि है जिसको वेक्टर p से व्यक्त किया जाता है, यानी संवेग की दिशा जो है वो पिंड का जो वेग है वेग की दिशा में होती है। सदिश राशि, इसका मात्रक एसआई पद्धति में जो मात्रक है वो अपने पास है किलोग्राम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब बात आती है अपने पास कि किसी पिंड, अपने पास दो पिंड है, दोनों का वेग समान है। दो ऐसे पिंड है जिनका वेग समान है, वेग समान है, एक का संवेग कम होगा, एक का ज़्यादा, किसका होगा? अगर अपने पास v नियत है, v नियत है तो p जो है वो समानुपाती क्या होता है? m होता है। यदि अपने पास v नियत है तो p इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? m। यानी ऐसी स्थिति में जो भारी पिंड होता है उस भारी पिंड का, यानी अधिक द्रव्यमान वाला जो पिंड है उस पिंड का क्या होता है? संवेग ज़्यादा होगा, और कम द्रव्यमान वाला जो पिंड होगा उसका संवेग कम होगा। इसी तरह से अपने पास अगर m समान है, m समान है, तब अपने पास क्या होगा? जो पिंड तीव्र वेग से गति कर रहा है उसका संवेग क्या होगा? अधिक होगा, और जो अपने पास मंद गति से गति कर रहा है, जो मंद वेग से गति कर रहा है उसका जो संवेग है वो कम होगा। तो इस तरह से अपने पास संवेग से रिलेटेड बात आती है। अब आता है अपने पास गति का द्वितीय नियम, महत्वपूर्ण राशि है गति का द्वितीय नियम, ऐसे भी बोलते हैं न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम क्या है? गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? गति का द्वितीय नियम महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि गति का पहला नियम जो है, प्रथम नियम जो आपने पढ़ा था, वो बल को परिभाषित करता है। गति का प्रथम नियम, याद रखने वाली बात है कि जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है, बल को परिभाषित करता है। क्या बताता है अपने को? ये बताता है प्रथम नियम कि एक ऐसा साधन है जो स्थिर अवस्था को या गतिशील अवस्था को या दिशा को परिवर्तित कर सकता है, उस साधन को अपने क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो प्रथम नियम जो है वो बल को परिभाषित करता है। द्वितीय नियम उस बल के परिमाण के बारे में बताता है, बड़ा महत्वपूर्ण है कि बल होता कितना है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका परिमाण क्या है, उस परिमाण के बारे में जो है वो द्वितीय नियम अपने को बताता है। तो अपने पास गति का द्वितीय नियम या न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी पिंड पर लगने वाला बाह्य बल पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। किसी पिंड पर लगने वाला बाह्य बल पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। बड़ा महत्वपूर्ण और इजी सा नियम है। किसी पिंड पर लगने वाला जो बाह्य बल है वो पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यदि डेल्टा टी समय में पिंड के संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी हो, यदि डेल्टा टी समय में पिंड के संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी हो, तो इस नियम के अनुसार F जो है F इज प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इस नियम के अनुसार अपने पास F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, या F इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यदि समय अंतराल अल्प हो, यानी समय अंतराल डेल्टा टी टेंस टू 0 हो, तब अपने पास F जो है F इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, F इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा कि डी पी बाई डी टी। के एक समानुपाती नियतांक है।
जब अपने एसआई पद्धति यूज करते हैं तो के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी मात्रकों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि अपने पास k इज इक्वल टू 1 होता है। k इज इक्वल टू जब 1 है तो f इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा dp/dt। एक्चुअल में अपने पास गति का दूसरा नियम ये आ गया। गति का दूसरा नियम ये कहता है किसी पिंड पर लगने वाला जो बाह्य बल है, पिंड पर लगने वाला बाह्य बल पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। किसी पिंड पर लगने वाला बाह्य बल पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अपने पास क्या आ गया, अभी अपने पढ़ा था कि P जो होता है, संवेग जो होता है, वो पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यदि पिंड का द्रव्यमान m तथा वेग v है तो P इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। ये वैल्यू अपने इसमें पुट कर देते हैं। इसमें जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो f इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा d/dt ऑफ mv, ये अपने पास आ जाएगा m dv/dt। f इज इक्वल टू अपने पास आ गया d/dt ऑफ mv, m बाहर आ जाएगा क्योंकि m कांस्टेंट है, टाइम के अकॉर्डिंग द्रव्यमान बदलता नहीं है। dv/dt अपने पढ़ा था चाल वाले में, गति वाले में अपने पढ़ा था कि dv/dt जो होता है वो अपने पास त्वरण होता है, a होता है। तो f इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा m इंटू a। महत्वपूर्ण अपने पास ये दूसरा नियम आ गया। क्यों? क्योंकि अपने पास जो dv/dt है वो अपने पास क्या होता है, a त्वरण होता है। वेग में परिवर्तन की दर को अपने क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो अपने पास ये आ जाएगा। अब देखिए क्या है अपने पास है कि किसी पिंड पर लगने वाला जो बाह्य बल होता है वो पिंड के द्रव्यमान और पिंड में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब बाह्य बल जो है, बाह्य बल बराबर अपने पास हो गया द्रव्यमान इनटू अपने पास क्या हो गया, त्वरण। यानी किसी पिंड पर लगने वाला जो बाह्य बल होता है वो पिंड के द्रव्यमान और पिंड में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यदि पिंड पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है तो पिंड में त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, और यदि पिंड में त्वरण 0 है तो पिंड पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। मतलब बिना बल के त्वरण नहीं हो सकता, बिना त्वरण के बल नहीं हो सकता। सिंपल सा मतलब ये हुआ कि किसी पिंड पर लगने वाला जो बाह्य बल होता है वो पिंड के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब अपने इसके मात्रक की बात करते हैं कि बल का मात्रक क्या है। देखिए एसआई पद्धति में मात्रक की बात कर रहे हैं अपने। एसआई पद्धति में द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान का मात्रक अपने पास होता है किलोग्राम। त्वरण जो है, त्वरण का मात्रक होता है अपने पास मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तब अपने पास बल का जो मात्रक है वो अपने पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एसआई पद्धति में बल का जो मात्रक है वो अपने पास आ गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। परंतु क्योंकि न्यूटन ने क्या किया था, इस नियम की खोज की थी, इसलिए न्यूटन के सम्मान में इसका नाम क्या रख दिया गया, न्यूटन रख दिया गया। इसका नाम क्या रखा गया, न्यूटन रखा गया। तो अपने इसको न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एक न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन बल क्या है? 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। तो इस तरह से अपने 1 न्यूटन को परिभाषित कर सकते हैं। ये मात्रक था किसमें, एसआई मात्रक था। यानी एसआई पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो अपने पास क्या होता है, न्यूटन होता है, या यूं कहें किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और 1 न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन जो है, 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में
1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, त्वरण उत्पन्न कर दे। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, तो उससे अपने क्या कहेंगे, 1 न्यूटन बल कहेंगे। दूसरा आता है अपने पास सीजीएस में। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है? सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होगा? सीजीएस मात्रक जो है वो अपने पास क्या होगा, अगर इसके बेस पे लिखें तो अपने पास आ जाएगा क्या, ग्राम सेमी पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेमी पर सेकंड स्क्वायर कहीं यूज नहीं होता है, ये अपने पास होता है क्या, डाइन। सीजीएस पद्धति में बल का जो मात्रक है वो अपने पास क्या होता है, डाइन होता है। यही अपने को लर्न करके रखना है कि सीजीएस पद्धति में बल का जो मात्रक है वो डाइन होता है और एक इनमें रिलेशन है। अपने पास 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। ये दोनों में एक रिलेशन है, यानी 1 न्यूटन जो है इसमें 10⁵ डाइन होते हैं। तो अपने न्यूटन को डाइन में बदल सकते हैं, डाइन जो है उसको अपने न्यूटन में बदल सकते हैं। इसी तरह से अपने पास एफपीएस पद्धति में, एफपीएस पद्धति में जो मात्रक है बल का वो अपने पास होता है पाउंडल। एफपीएस पद्धति में बल का जो मात्रक है वो क्या है, पाउंडल है। हालांकि ज़्यादातर ये दोनों यूज होता है अपने, लेकिन कई बार डाइन में दे दिया जाता है और अपने उस डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करके जब भी कैलकुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल काम जब भी करेंगे तो अपने एसआई सिस्टम में ही करेंगे। मोस्टली पाउंडल नहीं दिया होता क्योंकि ये एफपीएस पद्धति का मात्रक है और एफपीएस पद्धति के जो मात्रक होते हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड मात्रक होते हैं, इसलिए उनको एसआई में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए ज़्यादातर इनका यूज नहीं होता। बाई नेम ही अपने को ध्यान रखना है कि ये पाउंडल होता है। एफपीएस पद्धति में बल का जो मात्रक है वो अपने पास क्या है, पाउंडल है। थैंक्स।